एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक नई घटना और नई कहानी के साथ हाजिर हो गया। आज का कहानी में होता यूँ है, एक पिता जो जिनकी उम्र जो है 44 ईयर्स होता है, यानी 44 साल होता है। वो अपने बेटे का शादी करवाना चाहता था और बेटे जो होता है दूसरे ही शहर में पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम पढ़ाई भी पूरा खत्म नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर पिता, जहाँ पर पिता रह रहे थे घर पर रहकर, वो अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद कर लेते हैं और करने के बाद लड़की के परिवार से बातचीत भी पूरा फाइनल कर लेते हैं। और उसके बाद जब पूरा बात तय हो जाता है, फिर उसके बाद बेटे के पास खबर जाता है, बेटे को फोन पर बताते हैं जो बेटा ऐसा ऐसा है। लेकिन बेटा शादी करने से इनकार कर रहा था। इनकार करने की वजह जो थी, बेटा चाहता था जो कुछ ही दिनों में उसके पढ़ाई उसका एग्जाम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी खत्म हो जाएगा और उसे एक अच्छा सा सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिसके बाद ही वो शादी करना चाहता था। लेकिन पिता अपना मजबूरी बताता है। पिता अपने मजबूरी बताकर बेटे को पटा लेता है और बेटा आखिर पिता के आगे राजी हो जाता है। पिता का कहना डाल नहीं पाता और कहता है, ठीक है पापा, अगर आपका मेरे शादी करने से आपका अच्छा होगा तो मैं करने को तैयार हूं। शादी हो जाती है, दिन तय होता है, तय दिन के मुताबिक शादी हो जाती है। अब शादी हो जाने के बाद एक साल बीत जाता है। एक साल बीत जाने के बाद वो जिस लड़की के साथ शादी होती है, वो लड़की जो है उसी ससुराल में रहकर सुसाइड कर लेती है। एक रोज वो गले में रस्सी डालती है और डालने के बाद फांसी लगा लेती है। अब जैसे फांसी है तो अननेचुरल डेथ है। उसके बाद ये खबर जो है पुलिस को भी दी जाती है। पुलिस आती है। आने के बाद अब पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम से भी साफ क्लियर हो जाता है जो लड़की फांसी लगाकर मरी है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा उसमें होती है। लड़की उस टाइम, जिस टाइम वो फांसी लगा दी थी, उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। अब गर्भवती होने में इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि वो शादीशुदा थी। उसके करीब शादी को 1 साल हो गया था। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है, पुलिस को तफ्तीश करना था, छानबीन करना था, जो आखिर एक लड़की सुसाइड क्यों की। मैं शादी को 1.5 साल हुआ था और 1.5 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया जो लड़की सुसाइड करने पर मजबूर हो। तो जब पुलिस पता करते हैं, सबसे पहले तो हस्बैंड से पूछा जाता है, जो उस लड़की का पति होता है, जो हो सकता है उससे कुछ अनबन हुआ होगा, जिसके चलते, जैसे होता है ना घर का मसला, जिसके चलते ये लड़की जो है खुदकुशी कर ली। लेकिन लड़का उस टाइम जो है पढ़ाई करने के लिए वो उस गांव से दूर सिटी में रह रहा था। लड़का को बुलाया जाता है। अब लड़की वाइफ की मौत हो गई तो ऑब्वियसली आना ही है। आने के बाद जब पूछताछ करता है, फिर कहता है जो ऐसा क्या मजबूरी आ गया जो तुम्हारा पत्नी ने सुसाइड कर लिया और तुम्हारे पत्नी के पेट में 3 महीने की बच्चा था। जैसे बच्चे के बात सुनता है तो पति जो बात बताता है, इसे सुनने के बाद हर किसी का होश उड़ जाता है। जो ये कैसे परिवार है और कैसे किस टाइप का सब इंसान लोग हैं। उसके बाद जो सच्चाई सामने लेकर आता है, इसे सुनने के बाद पुलिस वाले, उस गांव वाले और उस गांव के आसपास के लोग हैरान हो जाता है जो ये ससुर ऐसा कर सकता है। खास करके उस ससुर के गांव में ही नहीं बल्कि उस गांव के आसपास के लोग भी जानते थे और कहीं ना कहीं उनको इज्जत दिया करते थे। और जो ससुर के ऐसे हरकत सामने आते हैं, हर कोई थू थू करने लगते हैं। आखिरकार उस ससुर को कई सालों के लिए जेल भेज देता है। तो आज इसी मामले के बारे में बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा आखिर पति ने ऐसा क्या खुलासा किया था और ससुर ने बहू के साथ क्या किया था। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है और कहाँ का है। तो आज का जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है इटौजा, और इसी इटौजा के अंदर रहने वाला ब्रिज नंदन के परिवार की कहानी। ब्रिज नंदन जो होता है वो पेशे से टीचर है, स्कूल में पढ़ाता है, हाई स्कूल का टीचर होता है। और ब्रिज नंदन के परिवार में ब्रिज नंदन के अलावा उनका एक लड़की है, 26 साल उम्र होती है, जिसकी शादी करवा चुके हैं। और उनका एक बेटा है जिनका नाम होता है अमित, 22 साल उम्र होता है और वो उस घर से दूर सिटी में पढ़ाई करता है।
और ब्रिजनंदन घर पर अकेला रहता है क्योंकि उनकी वाइफ की काफी साल पहले मौत हो चुकी है। ये था ब्रिजनंदन के परिवार की कहानी। लेकिन ब्रिजनंदन अकेला हो जाने की वजह से वो अपने बेटे का शादी करवा देता है। बेटा तो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन पिता कहता है जो मेरी मजबूरी है बेटा, मैं स्कूल में जाता हूँ और स्कूल में रहता हूँ दिन भर, घर के काम काज करने वाला कोई तो होना चाहिए। लेकिन बेटा पढ़ाई करके सरकारी ऑफिसर बनना चाहता था, शादी के झमेला में पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन पिता कहता है कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई जारी रखना, लेकिन शादी कर लो, बहू आ जाएगी तो घर का काम काज भी हो जाएगा, तुम्हारा पढ़ाई भी उधर होएगा और मेरा भी देखभाल हो जाएगा। जिसके चलते जो बेटा होता है अमित वो शादी कर लेता है पिता के कहने पर। लेकिन 1.5 साल बाद जिस लड़की के साथ उसका शादी हुआ था अमित का, वो लड़की जो है, वो महिला जो है खुदकुशी कर लेती है। जैसे कि मैं आपको बताया, गले में फंदा लगा के फांसी लगा के मर जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम से खुलासा होती है जो उस टाइम वो जो महिला है, लड़की है, उनका नाम जो होता है, उस महिला के नाम जो है सुनीता। सुनीता गर्भवती थी, 3 महीने का प्रेग्नेंट थी। ये खबर जो अमित को पता चलता तो अमित जो कहता है, इसे सुनने के बाद किसी का भी होश उड़ सकता है। तभी एक नई कहानी का जन्म होता है और एक नई कहानी सामने आता है। दरअसल अमित बताता है पुलिस वाले को जो मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो सकती है। अब पुलिस इसका वजह पूछा, जो क्यों नहीं हो सकता, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें अमित कहता है देखिए ठीक है, लेकिन मैं तो शादी किया मेरे पिता के कहने पर, मैं शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए मेरा पिता मुझसे कहा था बेटा तुम शादी कर लो और बहू को घर पर लेके आओ। इसका मतलब ये नहीं तो तुम भी घर पर रहो, तुम शादी कर लो, तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तब तुम अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताना, टाइम पास करना। यहाँ तक कि मैं अपने सुहाग रात भी नहीं बनाया, तो मेरी पत्नी कैसे गर्भवती हो सकती है। इसे सुनने के बाद पुलिस को आश्चर्य हुआ। जो एक लड़का शादी करता है, शादी को 1.5 साल हो जाता है, वो अपने पत्नी के साथ सुहाग रात भी नहीं बनाते और उसके करीब भी नहीं पहुंचता, फिर भी वो महिला गर्भवती कैसे हो सकती है। उसके घर में अब उसके अलावा ससुर है ब्रिजानंद। अब ब्रिजनंदन से जब पूछा जाता है क्या ये तुम्हारा बेटा सही कह रहा है, तो इसमें ब्रिजनंदन भी कहता है हाँ मैंने कहा था उसे और ये बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन ब्रिजनंदन जो है यहाँ पर वो अपने बहू के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था, उनका जो कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था पुलिस के सामने। ब्रिजनंदन बताता है क्योंकि ब्रिजनंदन के अलावा घर पर कोई नहीं रहता था, इसलिए पुलिस वाले सोचा चलो ये बेटा, तो उसका बारे में पता किया तो पता चलता है हाँ ये लड़का सही कह रहा है अमित, ये शादी के बाद ही वो वहीं रहता है, पढ़ाई के लिए बाहर रहता है। अब ससुर से ब्रिजनंदन से पूछा जाता है पुलिस द्वारा, जो हो सकता है ससुर को ज्यादा पता हो। ससुर अपने बेटे के पत्नी के ऊपर यानी अपने बहू के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछल रहा और कह रहा था जो मेरे जो बहू है शायद उसका कोई चक्कर था किसी लड़के के साथ। अब पुलिस पूछता है किस बिना पर आप बता रहे हो, तो इसमें ब्रिजनंदन कहता है जो देखिए मैं पूरा दिन स्कूल में रहता हूँ और जब भी मैं घर पे आता तो मैं देखता कि मेरा जो बहू थी सुनीता, ये हमेशा ही फोन पे लगी रहती है। मैं तो एक बार पहला तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, हो सकता है अपने मायके में बात कर रही होगी। मैंने कई मर्तबा पूछा तो बताने से इनकार कर देता। मुझे शक तब हुआ जब मैं घर पर एंट्री होता हूँ, सुनीता जो है तुरंत फोन कट कर देते। और इस बारे में मैं अपने बेटे अमित से भी पूछा, जो हो सकता है अमित से बातचीत करता हो, लेकिन अमित ने कहा नहीं मैं तो बात करता ही नहीं हूँ। अब पुलिस वाले को ब्रिजनंदन ये सारी बात बताया, लेकिन यहाँ पे खुदकुशी कर लिया, वो भी गर्भवती थी। ये मामला जो है वो सीरियस था। इसके चलते पुलिस वाले अब इस सुनीता के घर वाले के पास जाते हैं, यानी मायके वाले के पास जाते हैं, जो पड़ोस के गांव में रहने वाले होते, ज्यादा दूर नहीं था, एक ही पुलिस स्टेशन के अंडर सब कुछ वो आता है। उस सुनीता के घर पर जाते हैं, मायके में जाकर उनके माता पिता से पूछता है। सुनीता के जो माता पिता है वो भी अकेले रहा करते हैं, यानी उनका कोई और बच्चा नहीं था। सुनीता के माता पिता के 3 लड़की होती है, 2 लड़की की पहले से शादी कर चुके थे और ये सुनीता जो है छोटी होती है। जिस टाइम उसकी शादी हुई थी उस टाइम उसकी उम्र जो है महज 19 साल थी।
अब जब सुनीता के माता पिता से पूछा जाता है, उन लोग को भी कुछ नहीं पता, लड़की के मौत से सदमे में था और लड़की ऐसे खुदकुशी करेगी, उन लोग को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ससुराल में कोई चीज़ की कमी नहीं थी और किसी से अनबन होने का सवाल ही नहीं है। पूरा ससुराल जो है खाली था, ससुर के अलावा कोई नहीं घर पर था और घर पे रहता था और ससुर भी पूरा दिन स्कूल में ही रहते थे। सुखी परिवार था, तो इसीलिए सुनीता के माता पिता को भी कुछ नहीं पता। लेकिन ससुर जिस हिसाब से कह रहा था, जो हो सकता है मेरी बहू की किसी के साथ चक्कर रहा हो, जब इस मामले में पूछा गया तो सुनीता के माता पिता सीधा इनकार कर दिया, जो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी लड़की जिस टाइम उसकी शादी हुई उस टाइम वो पढ़ाई कर रही थी और उसी स्कूल में पढ़ाई करती थी जिस स्कूल में उनका ससुर टीचर है। और मेरी लड़की किसी के साथ ऐसा चक्कर तो दूर की बात हो, किसी लड़के के साथ बात भी नहीं करता था। अब पूरा चाहे तो गांव वाले से पूछताछ करके देख लीजिए, मेरी लड़की इस टाइप पे थी नहीं, वो अपने पढ़ाई में लगी रहती थी, वो भी कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अच्छा रिश्ता आने की वजह से हम लोग ही उस लड़की को ऊपर प्रेशर और देकर उसका ना चाहते हुए भी हम लोग शादी करवा दिए। ये सुनीता के परिवार के वहां से पता चलता है पुलिस वाले। अब पुलिस वाले को मामला समझ में नहीं आ रहा था, जो आखिर एक लड़की सुसाइड करने की वजह क्या है। ना तो अमित से कुछ जुड़ा हुआ नीट मिला, ना ही ससुराल वाले से, ऊपर से ससुरिस्ट तरीके से बात करता है, जिसके चलते अब पुलिस वाले जो है, अभी जैसा एक दौर चला है ना, इन्वेस्टिगेशन में एक नया तरीका इस्तेमाल होता है, जो अभी के दौर पर फिलहाल टेक्नोलॉजी के सहारे जो डिजिटल एक सहारा मिल जाता है, जिसके चलते अब सुनीता के जैसे ससुर ने कहा था उस हिसाब से पुलिस सोचता है चलो अगर कुछ मैटर रहा तो सुनीता के मोबाइल का कॉल डिटेल से पता चल जाएगा, यानी सीडीआर निकालते कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, तो इसमें पता चलेगा जो हाँ बकई बात करता था किसी से, अगर किससे बात करता है वो नंबर भी सामने आ जाएगा। तो सुनीता का मोबाइल का नंबर लेकर उसका सीडीआर निकालता है, लेकिन सीडीआर में भी पता चलता है ऐसा सुनीता के फोन पे किसी अननोन नंबर का कॉल नहीं था, और जिस हिसाब से ससुर कहा था दिन भर लगे रहते थे, इस नंबर पे कॉल डिटेल में तो पता ही नहीं चलता है जो किसी नंबर पे 10 मिनट से भी ज्यादा बात हुई हो। तो फिर ससुर आखिर ऐसा क्यों कह रहा था, जो मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ मेरी बहू जो है लगी रहती है और दिन भर फोन पे लगी रहती है। कहीं ना कहीं पहली बार पुलिस वाले को ससुर के ऊपर थोड़ा डाउट हुआ, और ये भी सोच रहे थे बुजुर्ग इंसान है, हो सकता है जो थोड़ा बहुत बात को लेकर ही वो चिढ़ जाते होंगे, स्कूल से आते हैं, आने के बाद देखते हैं, कह दिया इग्नोर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा शक हुआ था ससुर के ऊपर। अब उसके बाद पुलिस वाले इस मामले को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस था, जिसके चलते उस सुनीता जिस स्कूल में पढ़ाई करती थी, स्कूल में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो सहेली होगी, क्योंकि सुनीता के माता पिता ने कहा था जबरन उसका शादी करवाया था, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। इस वजह से पुलिसकर्मी जो है सुनीता के सहेली लोगों से बातचीत करने के लिए उस ब्रिज नंदन के स्कूल में जाते हैं, और जाने के बाद कुछ सहेली से बातचीत करता है, लेकिन सहेली लोग जो कहता है उसे सुनने के बाद सीधा पुलिस वाले उस ब्रिज नंदन के घर जाते हैं। दरअसल सहेली लोग बताते हैं जो मेरी जो सहेली थी सुनीता, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन इसी बीच जो है हमारे स्कूल के जो टीचर है ब्रिज नंदन, जिसके वो बहू बने, उन्होंने उनको पसंद कर लिया और उनके परिवार में जाकर पहले तो उनसे ही कहा, सुनीता से ही कहा था जो तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन उनका जिस हिसाब से कहना था सुनीता को बहुत बुरा लगा था। उसके बाद सुनीता से एड्रेस लेके उनके घर पे गया और उनका रिश्ता जो है उनके बेटे से कर दिया, और बेटे से कर देने के बाद बहुत कुछ हुआ। सुनीता हमें बताया जो मैं फंस गई, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरे माता पिता ने, मेरे जो ससुर है वो बहुत गलत इंसान है। इस टाइप का कुछ बातें सहेली को सुनाई थी सुनीता ने। अब इसे सुनने के बाद क्योंकि पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ था ससुर के ऊपर, और ससुर के अलावा घर पर कोई नहीं रहता था, पुलिस वाले ब्रिज नंदन के घर आते हैं और उसे उठाकर थाने ले जाते हैं पूछताछ के लिए। पूछताछ तो कई बार तबाह किया था, लेकिन इस बार जो है ब्रिज नंदन से थोड़ा डराता है, धमकाता है और शक्ति करता है।
क्योंकि पुलिस को लग गया था जो इस लड़की के सुनीता के मरने के पीछे कहीं ना कहीं ससुर का हाथ है, जिसके चलते अब पुलिस ब्रिजनंदन को सख्ती करता है। अब हर मुजरिम की तरह, हर मुजरिम जैसा कहता है, ब्रिजनंदन भी वैसे ही कह रहा था, जो आप लोग बिना वजह हमें शक कर रहे हो, हमें स्कूल का टीचर है, हमारी इज्जत है। लेकिन यहाँ पुलिस एक मर्डर केस की जो सुसाइड है, खुदकुशी है, जिसके तफ्तीश कर रहे थे, और तफ्तीश करते करते कहीं ना कहीं सुई जो है ससुर पर ही जाकर अटक रहा है। पुलिस वाले जब धमकाता है कुछ देर तो टीका रहता है ब्रिजनंदन, उसके बाद ब्रिजनंदन टूटता है और सच्चाई बयान करता है। इस सच्चाई को सुनने के बाद पुलिस वाले की भी होश उड़ जाता है, और सुनीता के जो माता पिता है उनके तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, और उस गांव से लेकर गांव के आसपास के गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाता है, जो ब्रिजनंदन एक टीचर और एक ससुर ऐसा कर सकता है। जब ब्रिजनंदन टूटता है तो सच्चाई बयान करता है, और सच्चाई कुछ इस तरीके से था। ब्रिजनंदन कहता है, जब स्कूल में नया एडमिशन की शुरुआत होती है तो अलग अलग गांव से, हमारे स्कूल हाई स्कूल है, दूर दूर के गांवों से छात्र आते हैं, एडमिशन कर लेते हैं। लेकिन जब स्कूल में नया क्लास चालू होता है, नया जो है बैच शुरू होता है, मैं एक दिन पहली बार जब नया स्टूडेंट से मुलाकात करता हूँ, क्लासरूम में जाता हूँ, तो मेरी क्लासरूम में सुनीता भी बैठी हुई थी। सुनीता बेहद ही खूबसूरत थी। तो मैं सबसे परिचय करता हूँ और परिचय देता हूँ, परिचय लेता हूँ। उसके बाद सुनीता को अपने पास बुलाता हूँ। स्टूडेंट टीचर की बात है, सुनीता आती है मेरे पास। आने के बाद मैं सुनीता से पूछता हूँ, तुम कहाँ से हो? तो अपने गांव का नाम बताती है, और अपना नाम भी तो बताती है। उसके बाद गांव के बारे में पूछता हूँ, उनका परिवार के बारे में पूछता हूँ, वो सब कुछ बताती है। उसके बाद मैं कहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद वो अपनी बेंच पे जाकर बैठ जाती है। दूसरा ही दिन सुबह सुबह मैं सुनीता के घर पहुंच जाता हूँ, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुनीता से शादी करूं, लेकिन मेरे उम्र और सुनीता की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं 44 साल का हूँ और सुनीता उस टाइम 19 साल की थी। तो अगर मैं इस तरीके का बात कहूँगा तो लोग शादी तो करवाएंगे नहीं। कोई भी लड़की के माता पिता इतने ज़्यादा डिफरेंस उम्र में तो कोई भी नहीं करवाएंगे, और कहीं ना कहीं लोगों को पता चलेगा, लोगों की नज़र में मैं गिर जाता। इस वजह से मैं एक प्लान सोचता हूँ, और मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर उस सुनीता के घर पहुँचता हूँ। और जैसे ही मैं सुनीता के घर पहुँचता हूँ, उनका माता पिता से बातचीत करता हूँ, क्योंकि उनका पिता जो है एक शॉपकीपर होता है, दुकान चलाता है। सुनीता ने बताई थी, पड़ोस के गाँव में था। तो मैं जाता हूँ, जाने के बाद वो लोग भी मुझे पहचानते थे, मैं स्कूल का टीचर था। तो मुझे बिठाया, बातचीत किया, और कहने लगा, सर क्या बात है, आप हमारे घर आए? सुनीता के पिता ने कहा, तो मैंने साफ लफ्जों में कह दिया, देखो तुम्हारी लड़की जो है मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ तुम्हारी लड़की मेरे घर के बहू बने। मैं अब लोगों को पता है, मेरा एक बेटा है, एक लौता बेटा है। मेरा एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी, मेरा लड़का भी पढ़ाई कर रहा था, 22 साल उम्र है, और उसी कुछ ही समय में उसको एक बड़ा सरकारी नौकरी मिल जाएगा। और तुम्हें पता ही है, मेरा पत्नी नहीं है और मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं है। ये उन लोगों को भी पता था, सुनीता के माता पिता को भी पता था, क्योंकि पड़ोस के गांव में है, घर वार भी सब कुछ अच्छा है। जिसके चलते सुनीता के पिता तो पहला इनकार कर दिया, कहने लगा, देखो सर, मैं 3 लड़कियों का पिता हूँ और 2 लड़कियों का शादी करवा चुका हूँ। ये जो मेरी छोटी वाली लड़की है सुनीता, ये पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, इसीलिए हम लोग का भी लाडली है, और हम लोग इसके जो हौसला को देखते हुए हम लोग भी इसके रुकावट नहीं बनना चाहते। हम लोग भी उसे कहा, जा बेटा, तुझे जो करना है कर ले, जितना पढ़ाई करना है कर ले। इसीलिए अभी तो फिलहाल उस सुनीता की शादी नहीं कर रहे। लेकिन सुनीता के माँ जो है वहीं पे खड़ी थी, सोचने लगी और अपने पति को इशारा करके बुलाती है। सुनीता के पिता उनके पत्नी के पास जाते हैं, और सुनीता का माँ जो होती है वो कहती है, ठीक है, देखो रिश्ता तो बहुत अच्छा है और इनके परिवार भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ कर देखिए क्या दहेज में लेगा।
ये बात सुनने के बाद सुनीता का पिता भी आते हैं, ब्रिजनंदन के पास बैठते हैं और पूछते हैं, सर सब ठीक है, लेकिन ये भी बता देते दहेज में आप क्या लेंगे। इसे सुनने के बाद जो ब्रिजनंदन पहला, क्योंकि सुनीता के पिता कहा था जो अभी वो पढ़ना चाहती है, शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब दहेज की बात होता है यहाँ पे जो ब्रिजनंदन है वो सीधा कहता है, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, ना तो पैसे की कमी है और तुम्हें तो पता ही है, तो मुझे क्या दहेज लेना है, मुझे तो बस तुम्हारी लड़की पसंद थी, इसीलिए मैं अपने बेटे के लिए, रिश्ते के लिए कहने लगा, लेकिन तुमने इनकार कर दिया, कोई बात नहीं। तो इसे सुनने के बाद सुनीता के पिता कहते हैं, ठीक है, अगर दहेज नहीं लोगे, क्योंकि मेरे दो लड़की के शादी करवाने जो भी कुछ मैं जमा किया था वो सब दोनों लड़की के शादी में खर्च कर डाला, इसीलिए हम भी चाहते थे जो इस शादी के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए, सुनीता भी पढ़ना चाहती थी, तो हम लोग भी उसके लिए कुछ जुगाड़ कर लेते फिर उसके, क्योंकि हमारे गांव में दहेज के बिना तो शादी ही नहीं होती, खास करके लड़की की। अगर आप दहेज ले लेंगे तो ठीक है, तो मुहूर्त निकालिए और शादी करवा देते, यानी तय हो जाता है जो सुनीता और अमित की शादी हो जाएगी। ये दोनों जो सुनीता और अमित होते इस शादी से बाखबर थे, उन लोगों को कुछ बताया भी नहीं गया था और पता भी नहीं था। यहाँ सुनीता आती है स्कूल से, तो सुनीता को बताया जाती है, सुनीता इनकार करती है, लेकिन माता पिता के आगे सुनीता भी हार जाती है और सुनीता के ना चाहते हुए भी ये शादी तय हो जाती है, फाइनल कर देता है। यहाँ अमित को जब ब्रिजनंदन कहते हैं, अमित भी शादी से इनकार कर रहा था, लेकिन सुनीता की तस्वीर फोटो वगैरह जब भेजा गया उसे, बेहद ही खूबसूरत थी, इसे भी देखकर अमित ने हाँ भर दी, क्योंकि ब्रिजनंदन कहा था जो बेटा तुम शादी कर लो, शादी करने के बाद बहू जो है घर पे ही रहेगी, मैं स्कूल में रहूंगा, तुम वहाँ पढ़ाई करना, जब तुम्हारा पढ़ाई पूरा हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तब तुम घर पर रहने लगना, उससे पहले तुम अपने पत्नी के पास जाना नहीं, टाइम भी मत देना। एक पिता ने अपने बेटे से कहा था, क्योंकि अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, वैसी लड़की मिलेगी नहीं। तो इसमें भी अमित राजी हो जाता, फिर दिन तय होता, शादी हो जाता। शादी जिस दिन हुआ था उस दिन की सुहाग रात के दिन, सुहाग रात को जो है सुनीता इंतजार कर रही होती घर पर पति के, लेकिन पति नहीं आता। इस बीच जो है ब्रिजनंदन यानी ससुर उसके कमरे में जाती है। जाने के बाद अब यहाँ सुनीता समझ नहीं पा रही थी, जो पति के जगह में ससुर आ रहे हैं, क्या बात है। तो उसमें ब्रिजनंदन कहता है, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। एक सोने का चेन निकालता है और कहता है ये मेरी माँ के थे, और उसके बाद मेरी पत्नी को पहनाई, यानी तुम्हारी सास को पहनाई थी मेरे माँ ने, अब मेरी पत्नी तो रहा नहीं, वो रहती तो ये जो चेन है तुम्हारे गले में पहनाते, अब वो नहीं, उसके जगह मैं पहना देता हूँ। अब एक चेन निकाल के बहू के गले में डालने के लिए जाते हैं अपने हाथों से, बहू सुनीता थोड़ा कदम पीछे लेते हैं, लेकिन आखिरकार ब्रिजनंदन वो चेन जो है बहू के गले में पहना देते हैं और कहते हैं ये हमारी खानदान की परंपरा है, जो भी नए बहू बन के आते हैं उसके गले में ये चेन डाला जाता है, और तुम सो जाओ, अमित दूसरे कमरे में सो चुका है। इसे सुनने के बाद सुनीता आश्चर्य होता है, जो सुहाग रात के दिन पति दूसरे कमरे में सो गया, ससुर आता है, इस टाइप का बातें करता है, सोने का चेन पहनाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वहां से ससुर चले जाते हैं, सुबह होती है दूसरे दिन। सुबह होने के बाद अपने ही नहीं बहू है चाय वगैरह बनाती है, बनाने के बाद ससुर को भी देते हैं और पति के कमरे में जाते हैं, जिस कमरे में सो रहे होता अमित। उसको चाय देने के बाद वो थोड़ा बहुत बातचीत करती है, जो कल हमारे सुहागरात थे और आप हमारे कमरे में नहीं आए। इस पर अमित कहता है, देखो शादी जो है हमने कर लिया, लेकिन मेरी पढ़ाई जब तक खत्म ना हो, मुझे नौकरी जब तक ना मिले, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। अभी 2 ही दिन में मैं फिर से शहर चला जाऊंगा, वो जहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा था। अब इसे सुनने के बाद सुनीता को सॉफ्ट लगती है, जो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, और उसे भी बताया गया था सुनीता को माता पिता द्वारा और ससुर द्वारा, जो सुनीता भी पढ़ाई जारी रखेगी हमारे घर से। ये सुनने के बाद सुनीता से होता है, जो ठीक है पढ़ाई तो जारी रखेगा, लेकिन सुहाग रात नहीं मनाया और कहते हैं 2 ही दिन में चले जाएंगे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बहरहाल अमित 2 दिन में चले जाते वहां से, और उसके बाद
सुनीता जिस हिसाब से वो माता पिता ने कहा था वहां जाके पढ़ाई जारी रहेगा, लेकिन उसका सारी चीज बंद कर देते ससुर। ससुर जिस मकसद से सुनीता को बहू बनाकर लाए थे, अब उस मकसद को पूरा करना चाहता था। यानी वो अपने लिए उसे लेकर आए थे। अमित जब चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है। अब ससुर ब्रिजनंदन जो है सुनीता के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैसे पहुंचे? वो नए नए चाल चलते रहता है। कभी कहता है जो मुझे पूरा शरीर में दर्द हो रहा है बेटा, सुनीता बहू को जो तेल लेके और मुझे मसाज करा दो। पहली पहली बार तो सुनीता को अजीब लगा, फिर सोचने लगी ससुर है, बुजुर्ग इंसान है, पिता समान है, तकलीफ हो रहे तभी बता रहे, वो सब कर देती है। लेकिन एक दिन हद हो जाता है। दरअसल वो ससुर ब्रिज आनंद कहता है जो बेटा देखो रात को भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा कभी कभार दर्द होने लगते हैं, तो ये काम करो, आज से तुम मेरे कमरे में सो जाया करो, जब भी दर्द उठेगा और मैं तुम्हें आवाज़ दूंगा, तुम थोड़ा मसाज कर देना। ये सुनने के बाद सुनीता कहती है पापा कैसे बातें कर रहे हो? कहीं ना कहीं वो गुस्से में लाल होकर अपने ससुर की तरफ देखने लगती है। तो इस पर ब्रिज आनंद जो है एकदम नॉर्मल तरीके से पूछता है क्यों बेटा, इसमें बुराई क्या है? तुम्हारे अलावा मेरे घर पे और कोई नहीं है, और तुम्हें मैं बहू बनाया मेरे देखभाल के लिए। अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ तकलीफ होगी तो देखेगा कौन? तुम्हारे अलावा तो कोई है नहीं। इसे सुनने के बाद सुनीता के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन सुनीता गुस्से में वहां से चली जाती है अपने कमरे में। कहीं ना कहीं सुनीता को समझ में आ रही थी जो मेरे ससुर की नीयत जो है उसके ऊपर गंदी है। सुनीता वहां से चली जाती है, लेकिन ससुर का जो ये प्लान था फ्लॉप हो जाता है। जब ये प्लान फ्लॉप हो जाता है तो ब्रिज आनंद फिर से एक नई चाल चलते हैं, और इस चाल के मुताबिक ब्रिज आनंद कुछ नींद की गोलियां लेके आते हैं, मेडिकल जाते हैं और वहां से नींद की गोली लेके आते हैं। बुजुर्ग इंसान है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिया, जो मुझे रात को नींद नहीं आती, सुबह स्कूल नहीं पहुंच पाता हूँ। टीचर है, डॉक्टर भी नींद की गोली देता है। वही गोली जो है वो अपनी बहू के खाने में मिला दिया करता है। ये सारी बातों से बहू को कुछ नहीं पता। बहू खाना खाते ही गहरी नींद में सो जाते थे। कुछ दिनों से ही सब हो रहा था, लेकिन बहू सुनीता जब सुबह उठती उसे अजीब सा महसूस होता। उसके कपड़े ठीक से नहीं था और उसका कपड़ा ठीक से अपने बदन पे नहीं रहता, और उसे कुछ अजीब ही फील होता जो ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिनों से मैं खाना खाने के बाद ही तुरंत ही मुझे गहरी नींद आ जाता है और आँख खुलती है तो सुबह। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे और ससुर के ऊपर भी डाउट भी नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी मन में तो शक हो रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं मेरे ससुर मेरे साथ कुछ करता है, लेकिन फिर एक वहम होता है जो हो सकता है ये मेरा वहम है, ससुर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। यही सब कुछ दिन चला, लेकिन एक दिन जो है सुनीता खाना नहीं खाती है। उसे बहुत ज्यादा शक होने लगा था ससुर के ऊपर, जिसके चलते वो एक दिन खाना नहीं खाते, क्योंकि खाना खाने के बाद ही उसको गहरी नींद आ जाता है। वो बिना खाना खा के सो जाती है। कुछ ही समय बाद ससुर रोज के जैसा वो अपनी बहू के कमरे में जाते हैं और बहू के कपड़े हटाने लगते हैं। जैसे कपड़े हटाने लगते हैं तो सुनीता जाग जाती है। सुनीता जो है आग बबूला हो उठती है ससुर के ऊपर और चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी टाइम जो है फिर आनंद उसका मुंह दबा देते हैं, और दबाने के बाद अपने मोबाइल निकालते हैं और धमकी देता है अगर तूने चिल्लाया, अगर इस बात को किसी को भी कहा तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वो अपने मोबाइल से एक वीडियो अपनी बहू को सुनीता को दिखाते हैं। दरअसल उस वीडियो में दिखाई जाता है जो सुनीता सो रही होती है, ब्रिज आनंद उसके कमरे में जाता है, उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ संबंध बनाता है। यानी पहली बार जब उसको नींद की गोली देकर उसके साथ संबंध बनाया था, वो रिकॉर्ड करके रखा था और ये रोज करता था वही सिलसिला। वो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनीता देखती है तो उसके पैर तले जमीन के साथ जाते वो रोने लगती है और कहने लगती है पापा आप मेरे ससुर हो, ये आपने क्या कर दिया। तब ससुर कहता है देख तुझे मैं बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुझे पाना चाहता था, इसीलिए तुझे मैं अपने बेटे का बहू बना कर लेके आया हूँ। अगर मैं तुझे शादी करना चाहता तो तू सीधा इनकार कर देती। इस शादी से भी तेरा इनकार था। अगर मैं शादी करने के लिए कहता तो इनकार कर दो। तेरा माता पिता कोई भी नहीं चाहता था जो मेरे उम्र के आदमी से तेरा शादी हो। इस वजह से मैं तुझे इस प्लान के तहत मैं अपने घर में बहू बना कर लाया।
अब इसे सुनने के बाद सुनीता तो उसके पैर तले जमीन खिसक गया था और वो समझ ही नहीं पा रही थी इस बात को किससे कहे। इस बात को लेकर सुनीता दूसरे ही दिन अमित को फोन करती है और सारी घटना बताती है, लेकिन अमित विश्वास नहीं करती क्योंकि उससे पहले अमित के कान में जो है ब्रिजानंद बहू के बारे में कुछ सुना चुका था, जो बेटा तुझसे क्या बात करते हैं सुनीता, तो उस पर अमित कहा था नहीं, क्योंकि अमित को बताया गया था ये जब भी देखो फोन पे लगे रहते हैं, न जाने किसके साथ बात करते, ऐसा लगता है इसका कोई आशिक हो गया। ये अमित को कहा था, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम वहां पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ इस मैटर को। अमित के कान में ये बात गई थी, इसीलिए अमित को लगा हो सकता है ये मेरे पिता के बदनाम दे रहे और मुझसे छुटकारा पाने के लिए, वो अपने आशिक के साथ रहने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे। अमित विश्वास नहीं करता। सुनीता गुस्से के बारे में अपने माता पिता को नहीं कहते। गुस्सा इस वजह से था क्योंकि माता पिता कहा था तेरे शादी के बाद तेरा ससुर जो है वहीं से पढ़ाई जारी रखेगा तेरा, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बंद हो जाता है और ससुर का ये खिलौनापन सामने आता है। वो गुस्से के मारे में अपने माता पिता को भी नहीं बताती है। यही सब सिलसिला चल रहा था। अब जब ये पूरा घटना ससुर और बहू आमने सामने हो गया, बहू को भी पता चल गया ससुर मेरे साथ ये खिलौना काम करता है, तब जो है ससुर अब आए दिन, पहले तो मिर्च की गोली देकर वो गलत काम करता था, लेकिन अब आए दिन जब सुनीता को पता चल गया वो उसे अपना पत्नी की तरफ इस्तेमाल करने लगा। जब उसका मन करता सुनीता के कमरे में जाता और उसके साथ संबंध बनाता था। जून महीना था, वो 2015 की बात ही है। ससुर सुनीता के कमरे में जाता है, उसके साथ संबंध बनाते हैं, बनाने के बाद वो कमरे से वापस चला जाता है, लेकिन उसके तुरंत ही बाद सुनीता गले में फांसी लगाकर मर जाती है। मर जाने के बाद पोस्टमार्टम होती है जैसे पहले बताया, और सब कुछ ये सामने आ जाता है क्योंकि वो 4 महीने का गर्भवती हो, 3-3.5 महीने का गर्भवती हो चुकी थी। ये पोस्टमार्टम से पता चला और यहाँ अमित कहा था मैं उसको छुआ तक नहीं। तब पुलिस तफ्तीश करते करते ससुर का कच्चा चिट्ठा सामने आता है और ससुर का जो घिलौना पाने वो लोगों का सामने आता है। इसे सुनने के बाद उस गांव से लेकर आसपास के गांव के लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो ब्रिजानंद वो इतना घिलौना हरकत कर रहे थे अपने ही बहू के साथ। इसे सुनने के बाद सीधा उस ब्रिजानंद को अदालत में पेश करता है और उसको अदालत जो है जेल भेज देता है। ये था वो पूरी कहानी, जो उत्तर प्रदेश का इटोजा का रहने वाला ब्रिजानंद, जो पेशे से स्कूल का टीचर था, उसका ये खिलौनापन का सच्चाई था बहरा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक अपील करना चाहूँगा आप लोगों से, मेरे वीडियो पे लाइक नहीं आती है, इसीलिए प्लीज़ आप वीडियो छोड़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।